नमस्ते जी भाइयों बहनों, आज का जो क्लास स्टार्ट होगा वो न्यूमेरिकल सेक्शन का क्लास होगा। इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात करेंगे जो नीट स्तर का है और मेंस के स्तर का है। लेकिन अब जो बोर्ड का स्टैंडर्ड है वो कुछ हद तक नीट और जेईई मेंस को फॉलो करता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, बोर्ड का स्तर अगर ये है तो नीट का स्तर ये है, जेईई मेंस का स्तर ये है, एडवांस का स्तर ये है। ये आप समझ सकते हैं इस तरह से। लेकिन हम अपनी कहानी स्टार्ट करें उससे पहले बच्चों का जो कुछ फीडबैक आता है उस संदर्भ में मुझे कुछ कहना है। बहुत सारा बच्चा फ़ोन करता है, सर हमारा डेटा समाप्त हो जाता है, स्टडी पूरा कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल उन्होंने सही बोला, लेकिन ऐसा जो साउंड आता है कि डेटा समाप्त हो जाता है, ये बच्चा दरअसल शहरी इलाका के होते हैं। लेकिन कुछ ग्रामीण इलाका के बच्चे का फ़ोन आता है कि सर मैं तो 1.5 GB हमें मिलता है और इसमें खूब मज़े से आपका हम वीडियो देख लेते हैं, नोट्स तैयार कर लेते हैं और अदर सब्जेक्ट वाला वीडियो भी देख पाते हैं। तो ये माजरा क्या है? कुछ बच्चे बोल पा रहे हैं कि हम पूरी तरह से स्टडी कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे बोल पा रहे हैं हमारा डेटा ही समाप्त हो जा रहा है। ये क्या माजरा है? भाइयों बहनों, मैं इसी संदर्भ में 2 शब्द आपके बीच में रखेंगे और फिर अपनी दुनिया में हम चलेंगे। हम आपको ये कहना चाहते हैं, अगर अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आप एडजस्ट नहीं हुए तो लॉकडाउन के बाद का जो स्थिति होगा उसमें एडजस्ट भी नहीं कर पाइएगा। अरे 24 आवर्स सारे स्टूडेंट्स के लिए है ना, सारे भाइयों बहनों के लिए है ना, तो फिर क्या बात है? कुछ पिछड़ जा रहे हो, कुछ कंटिन्यू स्टडी कर रहा है, ये खुशी है, वजह क्या है? मैं आपको कह देना चाहता हूं, इस टाइम में आप अपने आप को एडजस्ट कीजिए और ऐसा मत सोचिए कि लॉकडाउन एजुकेशन सेक्टर में जल्दी ही समाप्त होने वाला है। ये बिल्कुल ही नहीं। अगर लॉकडाउन ओपन भी हो गया तो मैं आपको अपना प्रेडिक्शन बताता हूं, ये गैदरिंग वाला जो सिचुएशन होता है कोचिंग संस्थान में, ये अभी नहीं होने जा रहा ओपन। तो क्या करोगे बताओ? हाथ पे हाथ रख के बैठल रहोगे? अरे भाइयों बहनों, अपने आप के एडजस्ट करो। आप अपने डेटा को एजुकेशन के लिए, क्लास के लिए बचा के रखिए। आप मूवी देखने में खर्च करते हो, दूसरे ऐप्स को ओपन करते हो, दूसरे ब्राउज़र को ओपन करते हो। अरे अपने क्लास के लिए डेटा को यूज करो। मैं आपको कह देना चाहता हूं, यूज भी कर लीजिएगा और आपके पास बच भी जाएगा, बशर्ते आप चटक फटक ज्यादा ना करें तो। इसलिए अगर आप इस सिचुएशन में नहीं ढलें तो सिचुएशन आपको ढाल देगा। और मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं, हमारे गार्जियंस, बच्चों को जरा इस ओर आप मोटिवेट करें कि आप डेटा का यूज करें एजुकेशन के लिए, डेटा का यूज करें लेक्चर के लिए, किसी और उल्टे पुल्टे काम के लिए नहीं। अरे भाइयों बहनों, जब इस बार रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट तो हालांकि लेट में आएगा, उस समय आपकी नींद खुलेगी कि मुझे भी पढ़ना चाहिए कस के। टू लेट,
तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अलर्ट हो जाओ, कंसंट्रेट हो जाओ और अपने आप का एक रूटीन सेटअप करो कि इस सिचुएशन में हम कैसे स्टडी करेंगे। और जो बच्चा इसको सेटअप कर लेगा, देखना जब आपकी एग्जाम होगी और रिजल्ट निकलेगा तो आप ही इंटरव्यू में आके बोलोगे कि हमने लॉकडाउन को कैसे यूज किया था। तो प्रिय भाइयों बहनों, अगर इस सिचुएशन को अपने आप को आप एडजस्ट कर पाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाला फ्यूचर आपकी ब्राइट होगी। और जो बच्चा नहीं इसको फॉलो करेगा, पछताने के अलावा कुछ और नहीं होगा। हाँ, मैं समझता हूं समस्या तो है ही, नो डाउट, लेकिन समस्या भी कई एक दफा कुछ सिखाने के लिए भी आता है। और जो व्यक्ति इस बात को फॉलो करता है, मैं विश्वास दिलाता हूं फ्यूचर उसी का होता है। इसलिए आप अपने आप को इस माहौल में सेटल करो और ये माहौल कंटिन्यू भी आगे बढ़ेगा। क्या लगता है लॉकडाउन ओपन होने वाला है? अगर ओपन हो भी गया तो क्या एजुकेशन सेक्टर के लिए ओपन हो जाएगा? पता है ना, गवर्नमेंट स्कूल में समर वेकेशन होने वाली है, हो भी गया है, उसकी डेट अनाउंसमेंट भी हो गया है। प्राइवेट सेक्टर उसको फॉलो करेगा। गवर्नमेंट क्या देख रही है? अरे स्कूल तो बंद हो रहा है, प्राइवेट स्कूल भी बंद हो रहा है, तो हमें क्या जरूरत है एजुकेशन के लिए रिस्क लेना? तो इसमें बच गया कोचिंग संस्थान और आपकी कॉलेज की हालत तो सबको पता है ही। इसलिए कंटिन्यू लेक्चर को देखिए और उसके अनुसार अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और डेटा को जहां तहां मिसयूज ना करें, अपनी डेटा को सुरक्षित रखें। और एजुकेशन के लिए डिफरेंट जो सब्जेक्ट आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, या जहां जहां आप पढ़ते हैं, जिनका भी आप लेक्चर देखते हैं, उस काम में यूज करें, ना कि मूवी देखने में। बहुत बच्चा बोलता है सर मुझे ये टाइम कम पड़ जा रहा है। कुछ बच्चा को ऐसा भी लगता होगा ये टाइम कट नहीं रहा है। सोचिए क्या डिफरेंस है दोनों में। किसी का टाइम कम पड़ जा रहा है, क्या रूटीन उसकी होगी, क्या टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम का डिवीजन हो गया होगा, किस टाइम में काम करना है, किस टाइम में फिजिक्स पढ़ना है, किस टाइम में केमिस्ट्री पढ़ना है, किस टाइम में मैथ पढ़ना है। कुछ बच्चों का रूटीन नहीं होगा, अटपटा सा होगा, कब पढ़ना है नहीं पढ़ना कुछ पता ही उसको नहीं है, उसका टाइम ही नहीं कटता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको टाइम ही नहीं पूरा हो पाता है। ये 24 आवर का खेला सबों के लिए अलग अलग है। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उन बच्चों को पहले मैं कहना चाहता हूं जो कंटिन्यूअस स्टडी करें, आप इसको मेंटेन करें, इसको कैपिटलाइज करें। और बच्चों जो अटपटा सा रूटीन को फॉलो कर रहे हो, जिसकी लाइफ स्टाइल अनबैलेंस है, उसको बैलेंस करो और देखना आने वाला समय आपका होगा। मेरी इतनी बात को फॉलो करो और कंटिन्यूअस स्टडी करो। और कोई डाउट्स वगैरह होता है तो आप फ़ोन से, व्हाट्सएप से आप हमें बात कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं ये 2 शब्द आपको कहना चाह रहा था और इसको आप फॉलो जरूर करें, अदरवाइज पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। सोचिए, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं। कंटिन्यू थ्रू आउट सॉलिड स्टडी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जंपिंग नहीं। 1 टॉपिक के बाद सेकंड टॉपिक क्या है मैं उसको दे रहा हूं, उसके बाद का टॉपिक क्या है, कंटिन्यू सॉलिड स्टडी, देन योर लाइफ ऑल्सो बिकम सॉलिड। और अगर सॉलिड स्टडी नहीं होगी तो बैलून का नाम सुना है ना, देखा है ना, हवा भरा हुआ रहता है, हल्का से को पीन आएगा, चुपक जाएगा, पिचक जाएगा, वो लाइफ नहीं जियो। सॉलिड, तो सॉलिड स्टडी के लिए आपको सॉलिड रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको सॉलिड लाइफ मेंटेन करना पड़ेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों का ये अभी तक रूटीन नहीं होगा, सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल सेट नहीं होगा, वो सेट करेंगे और कंटिन्यू स्टडी करेंगे। और ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, आपके एजुकेशन सेक्टर लॉन्ग टाइम चलने वाला है।
तो जरा सोचिए, क्या एग्जाम आपका लेट से होगा? बिल्कुल ही नहीं। क्या कोर्स खत्म हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा, एग्जाम नहीं होगा, ऐसा भी सोचते हो क्या? अरे बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है। तो लास्ट के एक आध चैप्टर हर सब्जेक्ट से हटाया जा सकता है। मैं उसकी भी गारंटी नहीं लेता हूं, गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। इसलिए भाइयों बहनों, आप बिल्कुल ही सॉलिड स्टडी करें, कंटिन्यूअस स्टडी करें, हार्ड कंसंट्रेशन से करें और क्रिएट द हिस्ट्री वाली बात करें, मेक द माइलस्टोन वाली बात करें। ये समय है, ये दोबारा नहीं आएगा। और मैं ऐसे गॉड से प्रार्थना भी करता हूं, ऐसा समय कभी आना भी नहीं चाहिए और आने की कृपा भी ना करें आप। लेकिन ये जो टाइम आया है, अगर इसको आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो होल लाइफ आपके लिए एक एग्जाम्पल बना हुआ रहेगा कि मैंने लॉकडाउन में अपने टाइम को वेस्टेज कर दिया। और जो बच्चे यूज करेंगे वो पूरी लाइफ लॉकडाउन का एग्जाम्पल देगा कि मैंने उस टाइम में अपने आप को एडवांस बनाया, अपने आप को स्मार्ट बनाया। इसलिए भाइयों बहनों, हम आपको यही कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी भी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उसको आप सुधार करें और ट्रैक पे आएं और रन करें। और देखिए ना कैसे आपका गरीब का बच्चा सामने कंटिन्यू सॉलिड स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप भी सॉलिड स्टडी करें। मैं अपनी बात को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, लेकिन हम अपना न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लीजिए, अब आप पढ़ाई में आ जाइए और कंसंट्रेट पढ़ाई करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको हम लैपटॉप दो जी। तो देखिए, अब आपके पास और पढ़ने का जो तरीका चल रहा है वो क्या चल रहा है वो जरा समझिए आप। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जो भी न्यूमेरिकल्स अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स का पीडीएफ हम आपको पहले प्रोवाइड कर दिए हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, और हम ये आपको कहे भी थे ऑडियो के माध्यम से कि बच्चों आप बनाने का पूरा कोशिश करो, जो नहीं बनेगा वो हम आपको सॉल्व करेंगे। आप कमेंट करो, हमें रिप्लाई करो। तो अब आपको उस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आज की क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे ट्रिकी क्वेश्चन भी आपका आएगा। और वो ट्रिकी क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस में, इवन आपका बोर्ड में, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जिस तरह का बोर्ड हो, सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई क्वेश्चन पूछा हुआ है और कई क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। बोहनी कर दे रहे हैं। कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 1 mm and is kept at angle 30 degree with the direction of electric field, then electric force on each pole is 1000 Newton. Full stop. Find electric torque as well as potential energy of the dipole. बच्चों, आप पहले ये समझिए ये क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं। आपका जो लेक्चर प्रीवियस हुआ है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे समाप्त हुआ है, और उसी का न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने हम आए हैं। तो इसी तरह का स्टडी होना चाहिए, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, देन योर लाइफ बिकम बैलेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। देखिए, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम यहां सेट कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल पे चार्ज गिवन नहीं है, लेकिन हम चार्ज ले लेते हैं माइनस प्लस करके, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। और डाइपोल का जो लेंथ है वो आपको पता है बहुत ही कम होता है, तो 1 mm है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इंटेंसिटी गिवन नहीं है, उसको मैंने ई कह दिया। और कहता है प्रत्येक पोल पर जो फोर्स लग रहा है वो 1000 न्यूटन है।
आपको पता है इस पर फोर्स इधर लगेगा, ये आपको मालूम है, और इस पर फोर्स इधर लगेगा। अब हमें निकालना है टॉर्क। तो पहले देखिए क्वेश्चन बनाने का क्या सिंपल सा टेक्निक है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन को आप डाटा कलेक्ट करें, क्या गिवेन है और क्या आपसे डिमांड कर रहा है, जिसको कहते हैं डाटा एंड डिमांड। तो देखिए हमारे पास डाटा क्या है, लेंथ को हम लोग जनरली 12 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 mm है, तो 1 × 10⁻³ मीटर। इसको थीटा बोल दीजिए एंगल को, दैट इज थीटा। फोर्स ऑन ईच पोल 1000 न्यूटन है, और आपसे डिमांड क्या कर रहा है, टॉर्क और डायपोल का एनर्जी, ये दो चीज आपसे मांग रहा है। देखिए कुछ बेसिक फार्मूला जो यूज होने वाला है हम यहाँ पे पहले से लिख दिए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। प्रत्येक पोल पर जो फोर्स होता है वो QE होता है, टॉर्क का फार्मूला P sin थीटा, डायपोल का एनर्जी P 1 - cos थीटा, मैक्सिमम टॉर्क P होता है, कब होता है मैक्सिमम बता दिया गया है, मैक्सिमम एनर्जी 2P, और मैक्सिमम एनर्जी जो होता है मैक्सिमम टॉर्क के डबल होता है, ये भी आप देख पा रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन टॉर्क डेवलप होता है, इसलिए मैंने लिखा F = 0 और टॉर्क डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ EF है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे, डायपोल पर नेट फोर्स 0 नहीं होता है, कैसे नहीं होता वो दिखा देते हैं, लेकिन टॉर्क डेवलप ही नहीं होता है, इसलिए टॉर्क का वैल्यू आपका 0 है। कुछ क्वेश्चन स्प्रिंग वाला भी इसमें कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F = kx, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो है QE/m। तो चलिए वो बेसिक बात ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करता हूं। नंबर 1 कर देते हैं, या ये कह दीजिए टॉर्क निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है P sin थीटा। P को हम लिख देते हैं Q × 12, क्योंकि P हमें गिवन नहीं है, और E sin थीटा। चलिए हम Q × E को एक साथ कर दिए, और यहाँ पे 12 है sin थीटा। क्या बच्चों QE को F बोलेंगे, कहेंगे बिल्कुल सर, QE को हम F बोलेंगे, और यहाँ पर जो है F बोल दिया गया। क्या बेटा फोन लेना है, ले जाओ जल्दी, ले जाओ ले जाओ, जाओ जाओ ले जाओ, लो डिस्टर्ब मत करो, वहाँ फ़ोन रखा हुआ, कौन ले आना है, दोनों ले चल जाओ, जाओ। तो यहाँ पर F × 12 हो गया, और इधर आपका sin थीटा है। चलिए वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब बोलिए फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स का वैल्यू हमारे पास है 1000 न्यूटन, यहाँ 1000 रख दिया, 12 ये आपका दिया हुआ है 1 × 10⁻³ थीटा वैल्यू आपका 30 है, मालूम है, sin 30 हो जाएगा। बस सिंपली इसको कैलकुलेट कीजिए, और क्या, सो कैंसिल कर दो। यहाँ पे 500 × 10⁻³ आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻1 या 0.5 न्यूटन मीटर, दिस इज द आंसर। ये आपका हुआ टॉर्क। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और डिमांड है, वो है एनर्जी का, तो एनर्जी भी हम निकालते हैं, आप इसको नोट कीजिए। तो ये बेसिक बात आप देख ही ली है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, और ये साइड हम आपको बना दिखाने जा रहे हैं इसकी एनर्जी। इसको B बोल देता हूं, चलिए U = PE 1 - cos थीटा। तो यहाँ पे P को फिर तोड़ना पड़ेगा, Q × 12, और E है 1 - cos थीटा। चलिए जी QE फिर आप समझ रहे हैं क्या बनेगा, 12 1 - cos थीटा। F हो गया यहाँ पे 12 1 - cos थीटा। अब देखते रहिएगा, F का वैल्यू आपके पास मालूम है 1000, 12 का वैल्यू मालूम है, और यहाँ पर 1 - cos 30। केवल आपको कैलकुलेशन करना है, ये कितना बचेगा बताओ तो, 10⁻⁻1। तो लीजिए 1 - 1/2 हो गया। यहाँ पे तो -1 बचेगा ही नहीं जी, ये तो कट गया पूरी तरह से, तो हो जाएगा 1 - √3/2, तो हो जाएगा 2 - √3/2। कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना, हमने F कह दिया, 12 कह दिया, F का वैल्यू मालूम है, 1 - cos थीटा था, सही चल रहा है।
तो लीजिए 2 और इसका वैल्यू 1.7 ले लो, बाई 2 कर दो और इसको सॉल्व कर दो भाई। ये कितना हो जाएगा 0.3/2 जूल। जो कैलकुलेशन करके आएगा वही आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए आपको u बराबर है P1 माइनस कॉस थीटा और P को आपने तोड़ दिया Q इंटू ई में, Q इंटू 2L में। क्यों तोड़ा आप समझ सकते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट गिवन नहीं है। और Q इंटू ई को हम लोग F कह देते हैं। F क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक पोल पर फोर्स दिया हुआ था। चलिए वो फोर्स डाल दिए और F का वैल्यू डाल दिए। लेंथ हमारा दिया हुआ था 1 mm, वो भी डाल दिए। ये 3 0 कैंसिल हो गया, माइनस था। और यहाँ पर आप खाली कैलकुलेशन। ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन हम बनाए हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है। अब हम तीसरा क्वेश्चन में चलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन SC वर्मा में भी है और अरिहंत में भी है और आपको हम PDF में भी दिए हैं। क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो रिंग पर डिपेंड है। एक चार्ज रिंग के कारण जो इंटेंसिटी फाइंड आउट करके दिए थे उसी पर एक क्वेश्चन बेस्ड है। कहता है सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस A, टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। A small length dl of the wire is cut out, बाहर निकाल दिया। Find the electric field at the center due to the remaining wire। क्या समझा? एक रिंग है, उस पर चार्ज Q है, उसे dl कट आउट कर लिया। आप ये भी जान रहे हैं कि अगर रिंग ऐसा है और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ यूनिफॉर्मली, सेंटर पर आपसे इंटेंसिटी मांगेगा तो आप आंख बंद करके बोलिएगा 0। लेकिन इसमें कुछ कहानी है। क्या कहानी है, आइए आपको बनाता हूं। रेडियस A है, टोटल चार्ज Q है। यहां DL पार्ट, ये DL है, DL पार्ट कट आउट कर दिया है। तो जैसे ये कट कर गया तो कहता जो रिमेनिंग पार्ट बचा, उस रिमेनिंग पार्ट के कारण निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बड़ी मजेदार बात है, जो कटा उसके कारण नहीं बोल रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसके कारण। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, रिमेनिंग पार्ट के कारण इंटेंसिटी 0 होगा और जो कट आउट हुआ है उसी के कारण इंटेंसिटी बनेगा। वो कैसे, आपको हल्का सा दिखाता हूं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहां पर आपको समझाने के लिए। कट कर गया तो यहां पर जो एलिमेंट बच रहा है, यहां पर जो एलिमेंट बच रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे इसके अपोजिट में एलिमेंट है, तो ये जो इंटेंसिटी यहां पे डेवलप करेगा ये उसको कैंसिल कर देगा। फिर यहां पर जो पार्ट है वो इस पर इंटेंसिटी जो डेवलप करेगा उसके अपोजिट वाला जो डायमेट्रिकली अपोजिट है वो उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन इसके अपोजिट में जो आ रहा है, इसके अपोजिट में जो आ रहा है प्यारे भाइयों बहनों, इसके अपोजिट में जस्ट जो आ रहा है उसको कौन कैंसिल करेगा? ये तो पार्ट ही निकल गया ना। तो दरअसल रिमेनिंग पार्ट के कारण बोल रहा है, लेकिन आपको डीएल पार्ट के कारण ही निकाल देना है। दैट इज योर आंसर। देखिए कैसे बनेगा। तो चलिए यहां पर हम ये डीएल रख देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज ऑन रिंग Q है, लेंथ हो गया 2πa, इधर रेडियस से दिखा देता हूं। तो इसमें आप निकाल लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, फायदे में रहिएगा। दैट इज लैम्डा बराबर Q/2πa। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो प्रेजेंट रहता है तो इसका मतलब क्या है, यूनिट लेंथ का चार्ज हमें मिल गया, तो हम किसी लेंथ पे चार्ज निकाल सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे चार्ज ऑन डीएल। तो आप ही बताओ डीएल पे जो चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम? आप कहेंगे बहुत कम, तो उस चार्ज को dq कह दो। तो लैम्डा इंटू डीएल। क्यों भाई लैम्डा इंटू डीएल क्यों? लैम्डा रिप्रेजेंट्स चार्ज इन यूनिट लेंथ
हमें यूनिट लेंथ में नहीं चाहिए, हमें चाहिए डीएल लेंथ में। तो लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा की वैल्यू बोलो जी Q/2 पाई ए, और डीएल तो यहाँ रहेगा, फिलहाल नीचे कुछ नहीं है। यानी जो डीएल पार्ट कटा तो उस पर कितना चार्ज आया वो मुझे पता चल गया। डीएल पार्ट कटा तो उस पर कितना चार्ज आया वो मुझे पता चल गया। अब हम लोग लिखेंगे इंटेंसिटी एट पॉइंट O। चलिए इस इंटेंसिटी को भी बोल देता हूं, तो दिस इज अ पॉइंट चार्ज, इसको DQ लिख देता हूं अब यहां पर। जिसके कारण यहां निकालो KQ यानी DQ बाय R स्क्वायर। रेडियस कितना है जी A, K रहने दो, DQ का वैल्यू बताओ QDL बाय 2 पाई नीचे A स्क्वायर। आप चाहें तो यहां पर K का वैल्यू रख सकते हैं, और कुछ नहीं बोला तो मीडियम एयर हो जाएगा, तो यहां रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QDL, और यहाँ पे 2 पाई AQ हो जाएगा, यहाँ A और यहाँ A स्क्वायर, थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो QDL बाई 8 पाई स्क्वायर, यहाँ पाई यहाँ पर पाई एप्सिलॉन नॉट AQ। दिस इज द आंसर। ये हो गया इंटेंसिटी एट पॉइंट O। तो यहाँ पर क्वेश्चन का प्लानिंग क्या है, रिमेनिंग पार्ट के कारण मांग रहा है, लेकिन दरअसल रिमेनिंग पार्ट के कारण नहीं निकलेगा। जो पार्ट आप कटिंग किए हैं उसी पार्ट के कारण जो डायमेट्रिकली अपोजिट पार्ट बच रहा है उसी की वजह से इंटेंसिटी क्रिएट होगा। तो हमने इसके कारण यहां निकाल लिया, बस आंसर हो गया और क्या। ये क्वेश्चन 3 था, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, इसको थोड़ा साइड में रख दिए हैं कहीं गिर उड़ ना जाए भाई। कहता है ये पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट ए स्पीड u से अगेंस्ट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। How much distance will it travel before coming at rest? भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। आपके पास क्वेश्चन है भी और देख पा रहे होंगे भी। देखिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल लिया गया, कोई पार्टिकल होगा, यह दिखा देता हूं। उसकी मास m है और चार्ज q है, और इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फेंका जा रहा है किधर? इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ना, इंटेंसिटी के जस्ट अपोजिट। कितना वेलोसिटी से? u से। तो क्या इधर फेंकेगा बताओ बच्चों? इधर फेंकेगा ना जी, u स्पीड से फेंका। अब इस क्वेश्चन के अलावा आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर कैसा बिहेव करेगा, कैसी आक्रमण करेगा, वो मैं बताना चाहता हूं। आप एक गेंद को किसी खास स्पीड से जमीन पर फेंक देते हैं, क्या देखते हैं आप? सरफेस जनरली रफ ही होता है। आप जिस स्पीड से फेंकते हैं वो बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है और फाइनली स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो गया? वहां फ्रिक्शन हमारे बॉल को दिया गया वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। आप अगर जैसे मान लो यहां पर ये रफ सरफेस है, सपोज करो एक बॉल को आप 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक दिया। ये सरफेस रफ है, मतलब फ्रिक्शन है, और ये यहां जाके स्टॉप कर गया। इसकी क्या मतलब है? मतलब हमने जब 40 दिया तो यहां पर आते आते उसके 38 मीटर पर सेकेंड बचा होगा, वेलोसिटी घट रहा होगा। यहां पर आते आते कुछ और हो गया होगा, यहां पर आते आते कुछ और हो गया होगा। बार बार फ्रिक्शन क्या कर रहा है? अपोज, और फाइनली यहां जाकर रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब फेंक रहे इधर, तो जो वेलोसिटी आपने दिया है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? नहीं है। अगर मान लो 50 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू है, तो जैसे आपने फेंका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा इधर, वो बिहेव्स करेगा एज ए फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर 50 दिए तो यहां आते आते 48 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होगा। तो कहता है स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं समझता हूं क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहां से जब ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं तो ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इसको बार बार एक फोर्स अपोज कर रहा है, तो इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड घटते जा रहा है और फाइनली स्टॉप हो जा रहा है। सपोज करो यहां पर आकर के ये स्टॉप हो जाएगा, दिस इज द स्टॉप पॉइंट। तो इस बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही आपसे डिमांड कर रहा है। वो डिस्टेंस अगर हम एस मान ले तो एस आपसे मांग रहा है। स्टॉप करने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा, स्टॉप करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगा? 0। देखिए सिंपल इक्वेशन से बनेगा, कितना आसानी। इसको अप्लाई कर दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s। माइनस क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है और स्टॉप कर रहा है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। और आपने कितना दिया? u। एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा? q/m। और यहां पर क्या है? s। बस s निकाल दो और क्या। s इक्वल टू हो जाएगा mu स्क्वायर बाय 2qe। दिस इज आंसर। भाइयों बहनों, स्टॉप करने से पहले इतना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। ऐसे क्वेश्चन आज की डेट में ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखिएगा। कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। लैपटॉप को थोड़ा साइड कर देते हैं इसलिए कि कहीं गिर उर ना जाए। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ बच्चों का कहना है क्वेश्चन नंबर 5 भी बना दीजिए, तो 5 भी लीजिए, बना देता हूं। 5 क्या कहता है वो जरा समझिए। 5 कहता है क्वेश्चन में ए ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग चार्ज q प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अभी मैं थोड़ी देर पहले फ्रिक्शन की बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया टेबल स्मूथ है, दैट इज नो फ्रिक्शन, एंड इज कनेक्टेड टू ए वॉल, दीवार से जुड़ा हुआ है, थ्रू ए अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग खींचा हुआ नहीं, नॉर्मल होगा, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, एज शोन इन फिगर दिया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द स्प्रिंग, क्या था? फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट SHM ऑफ ब्लॉक। बड़ा सुंदर क्वेश्चन बोला है जी। फिगर बनाता हूं, आप समझ जाइएगा। देखिए डायग्राम गिवेन है, क्वेश्चन में गिवेन है, ये वॉल रहा, हिंदी में दीवार रहा, यही न रहा, और क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक स्प्रिंग है नॉर्मल कंडीशन में, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका मास m, चार्ज q नॉर्मल कंडीशन में, और यह स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, वो K गिवेन है। अब इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया जा रहा है E। तो कहता है बताओ स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगा, कितना खिंचाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देते हैं, बोले ब्लॉक क्या इधर उधर डिस्प्लेस होगा? कहेंगे बिल्कुल ही नहीं। अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं इधर, तो क्या हो रहा है? जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, अरे चार्ज पार्टिकल स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन जैसे चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ना चाहता है तो स्प्रिंग स्ट्रेच होने लगता है। तो आपको बताया गया 11 क्लास में स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स बिहेव्स एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हैव टेंडेंसी टू ब्रिंग द पार्टिकल एट द मीन पोजीशन।
बच्चों स्प्रिंग फोर्स का काम होता है पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाना। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा पार्टिकल उधर जाएगा और स्प्रिंग इधर खींचेगा। तो उधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, जिक्कम जोड़ी और ये पार्टिकल ऑसिलेट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो आपको ये नहीं कह रहा कि मोशन को शो करो एसएचएम, आपसे ये कह रहा है कि बताओ कितना स्ट्रेच होगा, कितना खिंचाएगा। मान लेते यहां तक चलाएगा, सपोज करो यहां तक चलाएगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा अगर x कहते हैं तो x आपसे फाइंड आउट करने बोल रहा है। देखिए यहां पर क्या होने वाला है, इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, सॉरी इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स QE और इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स F = kx। तो आप ही बताओ ये स्प्रिंग फोर्स कैसे बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा तो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होने लगेगा। कभी न कभी अगर स्टेज आएगा दोनों बैलेंस कर लेगा और वो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन होगा, उससे ज्यादा नहीं खिंचाएगा। इन बैलेंस्ड पोजीशन, बैलेंस पोजीशन में चलिए Fe = Fs। Fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स और Fs इज ए स्प्रिंग फोर्स। फॉर्मूला क्या है? QE, इसका बोलो kx। देखिए कितना आसानी से बनता है, क्या ट्रिक्स है। और यहाँ पर QE/K, दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन नीट के जेईई मेंस के एज ऑब्जेक्टिव आता है, इसीलिए मैंने लिखा है बोर्ड विथ नीट एज वेल एज जेईई मेंस। जेईई मेंस में भी आता है, नीट में भी आता है। किस तरह से पूछा जाता है वो बता रहा हूँ। और बोर्ड में जब आता है तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स कैरी करता है, लेकिन कंपटीशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही बन जाता है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन बच्चे लोगों का कहना है कि 6 भी बताइए, 6 भी बताइए। तो लो बच्चा, आपकी बात मानना ही मेरा ड्यूटी है, लेकिन मेरा बात भी मानना पड़ेगा जो मैंने स्टार्ट में बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अब आपको बताने जा रहे हैं। इधर तो कंटिन्यू बना रहे हैं जी, 4 बनवाया, 5 बनवाया, 6 बनवा रहा है। चलो बनाता हूँ, इसकी डायग्राम पहले बना दे रहे, फिर उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं क्या कहता है। यहाँ पर फिर से वॉल है और यहाँ पर एक बॉडी है, इसका चार्ज Q है, मास m है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये सेपरेशन बोल रहा है वॉल से, यहाँ वॉल लिख दे रहे हैं, वॉल से D है। और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करेगा, स्विच ऑन, स्विच ऑन। ये चीज समझना बहुत जरूरी है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करना और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करके रखना, दोनों में फर्क है। और ये बात जब तक नहीं समझ पाओगे तो ये क्वेश्चन का ट्रिक्स नहीं समझ पाओगे। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी। आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जैसे देखिए बैटरी यहां पर बनाता हूं, बैटरी का सिंबल बड़ा छोटा होता है। तो यहां पर देखिए बैटरी बना देता हूं। इसको बैटरी नहीं बल्कि 2 प्लेट बनाओ। पहले कैपेसिटर में आगे आप देखिएगा 2 प्लेट बना दिया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बच्चों जरा जान लो, जैसे बैटरी जोड़ेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। हम इसको ऐसे करता हूँ, ये स्विच है, स्विच ऑन का मतलब सिखा रहा हूँ, इसको स्विच समझिए। चलो इसको मैंने ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, फिर इसको हमने ऑफ कर दिया, ये हुआ स्विच ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और कुछ ही समय के बाद ऑफ कर दिया। लेकिन अब बताता हूं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। इसको स्विच ऑन कीजिए और छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, कहानी कुछ और होगा। लेकिन क्वेश्चन में वो नहीं कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ता हूं देखिएगा। A block of mass m containing net positive charge Q, positive बोला है, is placed on a smooth horizontal table which terminate in a vertical wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d, small d. A horizontal electric field E towards right is switch on. Switch on, apply किया छोड़ दिया। Assuming elastic collision, टकरा जाता है दीवार से, collision elastic होता है।
फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन। कहता है कि टाइम पीरियड बताइए उस ऑसिलेटरी मोशन का। इज इट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है? ये देखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों स्विच ऑन का मतलब समझिए, तो यहां अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अप्लाई करके छोड़ दिया गया है, इसको स्विच ऑन कहते हैं। अप्लाई किया और फिर उसको ऑफ कर दिया। चलो जी ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा तो क्या होगा, ये बॉल जाके इससे टकराएगा, और टकराने के बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोलिजन इज इलास्टिक। तो इलास्टिक मतलब क्या है, जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से रिटर्न आएगा। आप पढ़े 11 क्लास में, इलास्टिक कोलिजन हैव टू कंडीशन मेनली, मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, and relative velocity of separation as well relative velocity of approach both are equal। जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से रिटर्न आएगा, इसी का नाम है इलास्टिक कोलिजन। जैसे गैस के मॉलिक्यूल, अगर एक सिलेंडर में गैस के मॉलिक्यूल है तो आपको पता है ना, काइनेटिक थ्योरी गैस में पढ़े हैं, गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराता है, कोलिजन होता है परफेक्ट इलास्टिक, जिस रफ्तार से जाता है उसी रफ्तार से आता है। तो यही कहानी यहां पर बोला गया है। तो कहता है टाइम पीरियड निकालो, पहले टाइम पीरियड और टाइम में फर्क समझिए। मैं एक सर्कुलर पाथ से बताना चाहता हूं। चलो एक बच्चा यहां से चलना शुरू किया और यहां पर आ गया और स्टॉप कर गया, टाइम लगा 2 सेकेंड। इसे टाइम पीरियड कभी नहीं बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक रिवोल्यूशन, एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है। और मान लो फिर यहां पर आया, अब टाइम लगा 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड का नाम होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तब काउंट होगा पार्टिकल जहां से जा रहा है, रिटर्निंग फिर वहीं आ रहा है, और इस बीच में जो टाइम लगेगा उसका नाम होता है टाइम पीरियड। तो इसका क्या मतलब है, अगर इस पॉइंट का नाम A रख दें और इस वाल का नाम B, तो A से B गया और B से A आया, और ये आने जाने का टाइम निकालना है। लेकिन एक चीज फायदेमंद है, कोलिजन इलास्टिक है, तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। कोई एक टाइम निकालो। चलो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AD स्क्वायर। एस यानी सेपरेशन D आप यहां पर रखे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पर हाफ। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE/m। एक्सेलरेशन डेवलप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहाँ पे T स्क्वायर, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, QT स्क्वायर बाई 2m। क्रॉस करो, QET स्क्वायर 2mD, हमें T स्क्वायर चाहिए फिलहाल, 2mD बाई QE। फाइनली तो हमें T चाहिए ना बच्चों, लीजिए 2mD बाई Q। क्या ये आंसर हो गया? बहुत बच्चा सोचता है वाह आंसर तो आगे बड़ा आसानी से, ट्रिक से बन गया। ये टाइम निकला, हमें चाहिए क्या, टाइम पीरियड। वो क्या होता है, आने और जाने का। जैसे क्लास आते हो फिर घर जाते हो, अब मान लो आओ और चला जाओ, तो इस बीच में आने जाने का टाइम, तो टाइम पीरियड आनी, इसको डबल कर दीजिए। टाइम पीरियड को T कहते हैं, और ऐसा हो जाएगा 2 और स्मॉल t का वैल्यू यहां पर ऐसा 2mD बाई QE, इतना सेकेंड। दिस इज आंसर। ये 2 अच्छा से लिख देता हूं, ये होगा टाइम। अगर इसको 2 को अंदर ले जाएगा तो 4 बनेगा, फिर यहाँ 8 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और √8 mD बाई QE। अब सोचता होगा 8 कैसे हो गया, तो ये इतना पढ़ा लिखा हम नहीं है, इसको खुद से आप देख लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या हमें 7 में बनाना पड़ेगा, देखता हूँ किस लायक का क्वेश्चन है। 7 भी बनाना पड़ेगा, तो हद कर दिया आपने। अरे 7 में HCl वाला है, पढ़ देता हूं, बना लेना भाई। ए सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया बच्चों 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द डायपोल मोमेंट ऑफ each HCl molecule is 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। अरे बच्चों मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हिंट्स देखिए, हिंट्स बना लीजिएगा। हिंट्स टॉ मैक्स बराबर P। अरे P दिया हुआ है, ये है, E दिया हुआ है, ये, तो इसमें दर्द किस बात का भाई, HCl रहे या KCl रहे, उसका क्या मतलब हमको है, बना लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 8, हालांकि SC वर्मा भी 7 नंबर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 27 है, जो एडिशनल क्वेश्चन में आता है। बहुत बच्चे सोचता है कि एडिशनल नहीं बनाना है, वही तो क्रीम है। तो आइए अभी जो इलेक्ट्रिक टॉर्क और डायपोल के एनर्जी पर कंसेप्ट है उस पर क्वेश्चन दे रहा हूं। तो 8 नंबर सुंदर क्वेश्चन है, उसको बनाने जा रहे हैं और वो लास्ट क्वेश्चन भी है, ध्यान लगाइएगा। बड़ा ही सुंदर, देखते हैं इसको सुंदर अंदाज में बताने का। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस, क्वेश्चन देखो बच्चा, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज however not constant, ए बच्चा कांस्टेंट नहीं है, but increasing uniformly along, बढ़ते जा रहा है along the positive z direction at the rate of, रेट बोल दिया हो 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। पर मीटर है, रेट बोला लेकिन पर मीटर है, गौर करना। What are the force and torque experienced by a system having total dipole momentum equal to 10 to the power -7 कूलम मीटर in the negative z direction? लास्ट मेरी रिमार्केबल बात है, in the negative z direction है डायपोल मोमेंट और इंटेंसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। डायपोल मोमेंट है along नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। बच्चा ये पॉइंट पकड़ो, एक क्रीम है। इंटेंसिटी along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। पहले इसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम सेटअप करते हैं। एक्स है, वाई है और जेड तो बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार देता हूं, बोर्ड में तो धूम मचा देता है। जेड बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि जेड ऐसे होता है, तो जेड बना नहीं पा रहा हूं तो क्या करें, लाचार है, इसलिए इधर कर लेते हैं विचार। ये जेड हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखता हूं। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर नॉट कांस्टेंट, लेकिन बढ़ते जा रहा है लॉन्ग जेड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखो बच्चा, इधर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर है, इधर दिखाई दे रहा है ना। हाँ, डायपोल मोमेंट अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो पहले डायपोल बनाने की कोशिश करता हूं, माइनस क्यू तो हम छोटा बना रहे हैं और प्लस क्यू। अच्छा, जेड एक्सिस पर है ना, तो लेंथ को जेड के टर्म में आप ले सकते हैं, तो डायपोल तो छोटा होता ही है। चलो इस लेंथ को डी जेड बोल देते हैं। आप बोलेंगे डी एक्स क्यों नहीं बोला, डी वाई क्यों नहीं बोला? अरे जेड एक्सिस पर है तो जेड का सम्मान दो ना। लेकिन डायपोल मोमेंट इधर है, बड़ा खींच दे रहे हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से किधर, पॉजिटिव। तो प्यारे भाइयों बहनों, डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, इंटेंसिटी इधर, डायपोल मोमेंट उधर, दोनों बीच में एंगल कितना बना राजू, 180 डिग्री। ठीक ना राजू? राजू इज द जनरल नेम जो आप जानते हैं। अब आपसे एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, डायपोल मोमेंट उधर, इंटेंसिटी इधर, एंगल बना 180, आप समझ रहे हैं। अब आपसे क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है जी? फोर्स मांग रहा है, टॉर्क मांग रहा है। फोर्स यहाँ देखो, फोर्स वाट, टॉर्क वाट, जीरो डाल दिया पहले यार, वाट हो गया। अब इसको सॉल्व करता हूं, देखिए क्या होने वाली है कहानी। अच्छा, डायपोल मोमेंट से जरा हम कैलकुलेशन करेंगे तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 12, तो यार 12 के जगह पर कौन होगा, dz। ये हमें P गिवन है, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू दिया हुआ, दिया हुआ, यहाँ लिख देता हूँ 10 to the power -7 Q इंटू dz। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये काम देगा आपको। और इंटेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पर लिखता हूँ एट द रेट, तो एट द रेट है लेकिन पर मीटर है, इसको समझना। और ये कितना दिया है, 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ये हमारे पास गिवन है, ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है और हम फोर्स निकालते हैं। चलिए इसको A बोल के निकाल देता हूँ फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E। लेकिन चूंकि आप यहां पर इंटेंसिटी को D के टर्म में लिए हैं, और D के टर्म में क्यों लिए, आप इसको E बाई dz क्यों नहीं लिखे? अरे आप सेपरेशन स्मॉल ले रहे हैं तो इंटेंसिटी भी उसी टर्म में लीजिए, डिफरेंशियल फॉर्म है, इसलिए D बाई dz लिया। तो यहां पर लिख देता हूं DE, कहिए कैसे, आप जानते हैं ऐसे, F बराबर QE, तो E के जगह पर DE। तब इसको आगे बढ़ाता हूं, Q तो है, Q तो मालूम है ये नहीं है, D अकेले मालूम है ये नहीं, मालूम कैसे है, D बाई dz। तो
एक काम करते हैं, यहां अपना मन से लगाते डीजेड। क्यों भाई? क्योंकि उसे मालूम है तो नाजायज है ना। जायज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी डीजेड लगा दो, इससे फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा क्यू इंटू डीजेड। एकदम इंटरेस्टिंग स्टाइल में, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, इंटरेस्टिंग स्टाइल में। लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग में बात बोला उसको बड़ा पढ़ना। तो यहां पर ऐसा हो जाएगा, ए इसको आगे कर दिया, इसको आगे कर दिया, और यहां पर ऐसे डी बाई डी जेड। लो इसका वैल्यू बताओ जी, कहिएगा अरे तरीके, यहां पर है 10 to the power -7, और इसका वैल्यू अरे तरीके 10 to the power -2 न्यूटन। लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन पूछ दे तो गौर करो ना, इंटेंसिटी डायरेक्शन देख रहे हो या कि नहीं? देख रहे हो ना? देख रहे हो तो उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा फोर्स का डायरेक्शन। फिलहाल डायरेक्शन की बात नहीं है। अब आइए एक चीज और मांग रहा है जी, टॉर्क। टॉर्क बराबर फॉर्मूला बोलो, पी ई साइन थीटा। लेकिन बच्चों आपने इंटेंसिटी को यहाँ पी नहीं बोला, ई नहीं बोला, क्या बोला? डी ई, तो हो जाएगा डी एस साइन थीटा। यानी पी और ई के बीच में एंगल, तो इधर हो गया पी, इधर हो गया ई, एंगल बोलो 180 और साइन 180 वैल्यू 0। आंसर हुआ छोटा भीम। इस प्रकार से आज का क्लास फिनिश होता है। तो अब आपकी बारी है, हमारा काम समाप्त हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर जो नहीं बनाए हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, ये तो पढ़ाने का स्टाइल था इसलिए मैंने बीच में इंटरेस्टिंग स्टाइल में चला, लेकिन मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ सीरियसली फॉलो करेंगे। अगर इस टाइम को यूज नहीं किया, अगर इस टाइम को सही ढंग से कैपिटलाइज नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। इसलिए कंटिन्यू स्टडी करें, रेगुलर स्टडी करें, और मैं इधर रेगुलर वीडियो को फिर से अपलोड करना शुरू कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।